हेलो फ्रेंड्स। तो हम मैनेजमेंट की जो है, इससे पहले हमने मैनेजमेंट का पढ़ लिया। प्रबंधन वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैनेजमेंट का जो मेन टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब से आज हमारा दूसरा नया टॉपिक शुरू होगा। दूसरा नया चैप्टर या कि नया यूनिट है वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसको अपन पढ़ते हैं। इसमें कुछ आपको थिंकर्स को भी पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको नई इसमें जानने को मिलेगी कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन। वैज्ञानिक प्रबंधन या कि इसी को बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार साइंटिफिक मैनेजमेंट, आखिरकार वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई प्रबंधन के काम से काम चल रहा था, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन की क्यों आवश्यकता पड़ी। इसके पीछे कारण ये है कि 18th 19th सेंचुरी में, यानी समथिंग 18-19वीं सदी में क्या हुआ था, प्रबंधन शुरू हुआ था। क्योंकि 18वीं-19वीं सदी में क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है व्यापार ज़्यादा हो रहे हैं, आपको ये देखने को मिल रहा है उद्योग लग रहे हैं। तो इस तरीके से 18वीं-19वीं सदी में क्या हुआ है, आपका प्रबंधन शुरू हुआ। लेकिन जब आपका जो 20वीं सदी तक पहुँचे, आपका 20th सेंचुरी तक पहुँचे, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ परिवर्तन आने लग गए। वो परिवर्तन कुछ इस प्रकार से थे कि अब उत्पादन ज़्यादा होने लगे, अब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गए, ज़्यादा लोग अब काम करने लग गए, ज़्यादा वर्कर्स हो गए, ज़्यादा अब आपको प्रॉफिट होने लग गए, ज़्यादा नई नई मशीनें आने लग गई, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे आप गए। तो वो सब चीज़ों में क्या हुआ, वो सब चीज़ों में ये हुआ कि अब आपको वो जो पुराना वाला प्रबंधन है, आप उससे काम नहीं चला पा रहे हो। अब आपको प्रबंधन की नई परिभाषाएं ढूंढना पड़ेगा, प्रबंधन के नए तरीके ढूंढना पड़ेगा, प्रबंधन की नई खोज करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ों की जरूरत पड़ी, जिसके कारण वैज्ञानिक प्रबंधन की आपको आवश्यकता पड़ी। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि 17th 18th और जो 19th सेंचुरी में चल रहा था, 17वीं 18वीं 19वीं सदी में जो प्रबंधन चल रहा था, वो प्रबंधन जो था, अभी जो वर्तमान मतलब अभी की नहीं मैं बात करूं, 20वीं सदी के लिए बात करूं कि जो 20वीं सदी की समस्याओं को सुलझा पाने में सफल नहीं था, जिसके कारण किस चीज की आपको आवश्यकता पड़ी, वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता। अब कौन कौन सी नई नई समस्याएं थी, अब देखो, समस्या बोल दो या कि अपॉर्चुनिटी बोल दो या कि अवसर बोल दो, कहते हैं ना कि समस्या में ही क्या है, यानी कि जब आपके पास ऐसी कुछ चीजें रहे, जब आपको थोड़ी दिक्कत में रहे, तभी वो एक अच्छा अवसर रहता है, एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप बहुत ज्यादा चीजों को कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। तो वही, अब समस्या मतलब अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि उत्पादन, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन ज़्यादा हो गए, प्रोडक्शन बढ़ गया। जब प्रोडक्शन बढ़ा तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि मशीनें आई। भाई प्रोडक्शन किससे बढ़ रहा है, मशीनों के थ्रू तो बढ़ रहा है। तो नई नई तकनीकें आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, यहाँ पे ज़्यादा वर्कर्स, श्रमिकों की संख्या बढ़ गई। जब श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी तो उनमें आपस में समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेशन की भावना कम हो गई। यानी अब आपको कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और जो पुराना वाले जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा था, अब केवल उस चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अब ये श्रमिकों के बीच में समन्वय आपको ज्यादा आवश्यक पड़ेगा। तो ये सब चीजें, कुछ समस्याएं बोल लो या कि कुछ चीजें बढ़ गई, जिसके कारण अब आपको पुरानी चीजों से आप काम नहीं चला सकते, अब आपको नई चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, अब आपको वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के पीछे यही एक रीजन है, ठीक। तो फिर आपको नए नए थिंकर्स आएंगे, नई नई चीजें, टेलर साहब आएंगे, टेलर साहब कुछ बोलेंगे, हेनरी फ्यूल आएंगे, वो कुछ बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको अलग अलग थिंकर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहीं से थिंकर्स शुरू होते हैं और फिर पूरे के पूरे मैनेजमेंट में थिंकर घूमेंगे, यहीं से शुरू होंगे। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब ये होता है, वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब, साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि पारंपरिक प्रबंधन की बजाय वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरुआत की जाए। वैज्ञानिक प्रबंधन जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आंकड़ों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, आंकड़ों
आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों को, डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना, आंकड़ों का संग्रहण। इसके अलावा उनको विश्लेषित करना। भाई केवल आपको डाटा कलेक्ट पर करने से काम नहीं चलेगा, उन डेटा को आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा कि किस आधार पे आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन को बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप लेबर्स को बढ़ा सकते हो, है ना। आंकड़ों का संरक्षण, संग्रहण, विश्लेषण, R&D के ऊपर फोकस। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना। इसके अलावा और किस चीज के ऊपर फोकस करना? इसके अलावा और फोकस करना तकनीकों के ऊपर। इसके अलावा मानव के ऊपर भी अधिक फोकस करना है, मानवीय गतिविधियों को भी महत्व देना। इससे पहले क्या हो रहा था, मानवीय गतिविधियों को महत्व नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब मानवीय गतिविधियों को भी महत्व दिया जाने लगा। मानवीय गतिविधियों को भी महत्व। तो इतनी चीजें की गई वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत। तो ये आपका थोड़ा वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित कुछ बेसिक बातें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। थोड़ा सा उसके परिचय के बारे में आप जान ले दीजिए। तो ये क्या हो गया वैज्ञानिक प्रबंधन का परिचय, कि भाई पारंपरिक प्रबंधन की जगह बजाय वैज्ञानिक प्रबंधन। वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब आंकड़ों का संग्रहण मतलब आंकड़ों को, डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना है। जैसे अभी के टाइम पे क्या है, डाटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये कहा जाता है जिसके पास डाटा है उसी के पास सब कुछ है। क्योंकि डाटा क्या कर, जैसे अभी आप अमेजोन चलाते हो, फ्लिपकार्ट चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है, डाटा का बहुत ज़्यादा यूज है। जिन जिन चीज़ों को आप देखते हो वही चीज़ें आपके में ज़्यादा आती जाती है। वो क्यों होता जा रहा है? चूँकि वहाँ पे एनालाइज किया जा रहा है कि जो पब्लिक है उसकी पसंद क्या है, आखिरकार जिसकी जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग उसको वो चीज़ सर्व की जाए। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब एनालाइज किया जाएगा, जब उस चीज़ को विश्लेषित किया जाएगा। ठीक है। R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, मशीनों की और ज़्यादा आधुनिकता को बढ़ाने के लिए, चूँकि हाँ अपना मेन उद्देश्य क्या है, उत्पादन को बढ़ावा देना। हमें मेन उद्देश्य प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। तो प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक क्या है? प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, मशीनों की तकनीक, जो तकनीक है उसके एडवांसमेंट के ऊपर काम करो। यही चीज़ आपको देखने को मिल रही। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के टाइम पे आपको यही चीज़ें देखने को मिल रही, जिसके कारण उस टाइम का क्या हुआ, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। यही कारण था कि यूरोप की जो कंट्रीज थे, लाइक ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, ये आपको देखने को मिल रही बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ग्रोथ करी थी उस टाइम पे, है ना। जिसके कारण चूंकि जब ये ग्रोथ करी तभी फिर आपको देखने को मिलता है इन्होंने एक दूसरे अलग अलग जगह पे कॉलोनीज बनाई। चूंकि इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और प्रोडक्शन के लिए मार्केट नहीं था इंग्लैंड में। तो अब उनके लिए मार्केट की आवश्यकता थी कि भैया कहाँ अपने बने हुए माल को बेचा जा सके। इसके लिए उन्होंने भारत हो गया, अलग अलग देश में उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी। तो यही सब तो रीजन था, और थोड़ा कुछ है। सब सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है ना। मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आपको हिस्ट्री समझ में आ रही है, ठीक। तो ये वैज्ञानिक प्रबंधन। अब कुछ थिंकर्स अपन पढ़ लेते हैं, जैसे टेलर साहब को अपन पढ़ लेते हैं। इसके बाद टेलर ने क्या कहा वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में? तो देखो, उन्होंने कहा प्रबंधन क्या है? एक कला है। प्रबंधन क्या है? सही रूप से जानने की कला है। प्रबंधन सही रूप से जानने की कला है कि क्या कार्य किया जाना चाहिए, कि क्या कार्य किया जाना चाहिए, और उस कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, और उस कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। साथ ही प्रबंधन के अंतर्गत न केवल स्वामियों की समृद्धता बल्कि
श्रमिकों की भी समृद्धता से है, की भी समृद्धता से है। देखिए ये जो टेलर की बात है इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि क्या होता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं कि ये कथन किसने कहा था, ठीक है। तो टेलर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए, इसलिए आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। देखिए ये बोल रहे हैं प्रबंधन सही रूप से जानने की कला। क्या प्रबंधन क्या एक कला है? तो पहले आपने पढ़ा है कि प्रबंधन की विशेषता क्या है, प्रबंधन एक कला है। और किस प्रकार की कला है ये बोल रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में कि क्या कार्य किया जाना चाहिए। आपको ये पता है कि क्या कार्य मेरे को करना चाहिए और उस कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका, उस कार्य को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। और इसके अलावा प्रबंधन के अंतर्गत ना केवल स्वामियों की समृद्धता नहीं, जो स्वामी है मतलब जो एक तरीके से जो मालिक है, जो व्यापारी वर्ग है, जो एक तरीके से मैनेजमेंट, जो एक तरीके से मैनेजर है, प्रबंधक है, केवल उसकी समृद्धता नहीं बल्कि श्रमिकों की भी समृद्धता से, श्रमिक मतलब जो लेबर वर्ग है वह लेबर वर्ग की समृद्धता से भी संबंधित है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें कि ये चीज बोली थी फ्रेडरिक टेलर ने, महत्वपूर्ण आ जाता है अपने में, ठीक है। तो टेलर साहब हो गए। एक और लिख लेते हैं, इसके बाद आते हैं मार्शल, प्रोफेसर मार्शल। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं प्रबंधन क्या है। प्रबंधन एक व्यापारिक, एक तरीके से व्यापारिक कमी है। यानी क्या ये बोला जा सकता है प्रो मार्शल के अनुसार कि, चलिए इसको लिख ही लेते हैं, है ना। प्रो मार्शल बोल रहे हैं कि प्रबंधन एक व्यापारिक संस्था के अंतर्गत है जिसमें कर्मचारियों के दायित्व को कम करके बल्कि उनकी कुशलता बढ़ाने से है। ये बोला जा रहा है कि प्रबंधन एक व्यापारिक संस्था है के अंतर्गत आता है जिसमें कर्मचारियों के दायित्व, जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके दायित्व को क्या करना है, उनके दायित्व को बढ़ाना है और साथ ही उनकी कुशलता बढ़ाने से नहीं, उनके दायित्व को कम करना। जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी क्या, पहले प्रबंधन के अंतर्गत पहले क्या होता था कि एक ही कर्मचारी को पूरा काम दे दिया जाता था। लेकिन जब वैज्ञानिक प्रबंधन आ गया तो वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत ये देखा गया कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है और जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए उत्तम है उन्हें हम वही काम दें। तो इस आधार पर क्या किया, जो कर्मचारियों के कार्यों में, कर्मचारी के दायित्वों में कमी की गई, है ना। और जब दायित्वों में कमी की जाएगी तो वो एक क्षेत्र के ऊपर अपनी कुशलता, अपनी स्किल को ज्यादा बढ़ा सकेगा। और यही वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या है कि भैया एक व्यक्ति क्या विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन करे और स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत क्या करे, एक क्षेत्र के बारे में उसको अच्छी खासी जानकारी हो जाए। जब एक क्षेत्र के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी तो इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि भैया उस क्षेत्र पर वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा और जब उस क्षेत्र पर ज्यादा उत्पादन करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। यही तो है खेला, प्रॉफिट का ही तो खेला है पूरा, ठीक है। तो ये प्रो मार्शल के अंतर्गत, और बस तो ये दो थिंकर अभी अपन लेकर के चलते हैं। इसके अलावा जब हेनरी फेयोल को पढ़ेंगे तब हेनरी फेयोल को भी लेंगे और एक आध दो और मेरी पार्कर को भी लेंगे, है ना। तो ये सब चीजों को अपन लेंगे बाद में। लेकिन अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं। तो कभी कभार विशेषताएं भी पूछ लेता है, तो आप थोड़ा विशेषताओं के अंतर्गत आप कुछ चीजें जानो कि वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं कौन कौन सी फीचर्स होते हैं। तो देखो, पहला अगर मैं बात करूं तो क्या बोला जा सकता है, नियोजित व्यवस्था। नियोजित व्यवस्था मतलब एक प्लान्ड सिस्टम के तहत काम होना चाहिए, एक पूरा प्लानिंग के तहत होना चाहिए। नियोजित मतलब पूरा प्लानिंग के तहत पूरा काम हो कि भैया
ये आपको पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, ये पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति से आपको काम लेना, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई वो व्यक्ति वो कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करना है, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रकार। तो ये सारी नियोजित व्यवस्था है, आपको सब चीज़ों के बारे में मालूम है कि आप किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हो। तो नियोजित व्यवस्था के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंधन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नियोजित व्यवस्था। दूसरा, मानवीय गतिविधियों को प्राथमिकता देना। मानवीय गतिविधियों के अलावा मानवीय भावनाओं को ज्यादा लिखे, मानवीय भावनाओं को, ये ज्यादा बेहतर है। मानवीय भावनाओं को प्राथमिकता देना। अब मानवीय भावनाएं मतलब मानवीय भावनाएं ऐसे कि भाई मानव को भी तो थकान लगती है ना भैया, अगर आप काम कर रहे हो तो भाई आपको भी थकान लगेगी, है ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप भी पढ़ते पढ़ते थकोगे, पढ़ते पढ़ते आपको भी रिलैक्स होने की जरूरत पड़ेगी, पढ़ते पढ़ते आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। पहले क्या किया जाता है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया नहीं जाता था। पहले क्या किया जाता था, जो प्रबंधक करता था उसका सबसे ज़्यादा उद्देश्य रहता था कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इसके लिए वो क्या करते थे, कोड़े मारते थे, कोड़े मार मार करके काम करवाते थे, ज़्यादा उनको पगार नहीं दी जाती थी। और जब आर्थिक रूप से वो एक तरीके से उनको जब ये सब चीज़ नहीं मिलेगा तो वो क्या रहेंगे, तो मजबूरी में काम करेंगे। और दूसरा, उनका शोषण, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो एक तरीके से क्या, पहले मानवीय गतिविधियों को ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब मानवीय गतिविधियों को फिर वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत ध्यान दिया जाने लगा। मानवीय भावनाओं को, उसके अंतर्गत ये माना गया कि हर एक व्यक्ति क्या करेगा, हर एक व्यक्ति पैसों से क्या होता है, प्रेरित होता है। जब उसको अच्छी पगार मिलेगी, जब उसे अच्छा प्रमोशन मिलेगा, उस आधार पर क्या करेगा, वो व्यक्ति एक तरीके से सेल्फ मोटिवेट होगा कि भाई मुझे और काम करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी में आपका सम्मान है, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं यार यहाँ पे काम करना चाहिए, है ना। और अगर वहाँ पे अगर आपको ऐसा किया जाता है, आपको ह्यूमिलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती है, तो आपको एक टाइम के बाद लगने लगेगा कि नहीं यार यहाँ काम करने का मज़ा नहीं है। तो क्या किया जा रहा है, मानवीय प्राथमिकताओं को, मानवीय भावनाओं को ध्यान दिया जा रहा है वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत। तो ये हो गया। थर्ड, अगर मैं बात करूँ, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, अभी इसका क्या मतलब है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण? देखो, श्रम विभाजन का मतलब है कि पहले क्या किया जाता था, एक ही व्यक्ति से सारे के सारे काम कर लिए जाते थे, है ना। अब क्या किया जाने लगे, अब बोला गया कि भैया जो व्यक्ति जिस काम में निपुण होगा वो व्यक्ति वही काम करे। जैसे कोई व्यक्ति है जो व्यापार में निपुण हो सकता है, तो भाई वो व्यापार का काम करे। कोई व्यक्ति जो है जो प्रशासनिक क्षेत्र में उसकी वो काम कर सकता है अच्छे से। कोई व्यक्ति है जो टीचिंग के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। कोई व्यक्ति है जो मोटिवेशन दे सकता है अच्छा। तो ऐसे अगर हर एक व्यक्ति क्या है, हर एक व्यक्ति के अंदर उसकी कुछ खूबियां होती है, उन खूबियों को तलाश करना। और उन खूबियों को जब आप तलाश कर लो तो आप वहां पे आप श्रम विभाजन कर दो, आप लेबर का क्या कर दो, आप उनको आप अलग अलग कर दो, विभाजित कर दो। और उसके बाद आप क्या करो, अब वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा उसको विशिष्टीकरण के ऊपर उनको ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइजेशन दो। या कि यहीं पे अगर मैं ये भी बोलूं कि भैया विशिष्टीकरण के ऊपर आप कैसे फोकस करते हो, विशिष्टीकरण के ऊपर आप इस तरीके से फोकस करते हो ना कि ज्यादा से ज्यादा पहले, चलो ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसको बाद में अपन लेंगे। विशिष्टीकरण मतलब कि ये स्किल, इनको फिर से स्किल दे देना कि अगर आपके यहाँ कोई कर्मचारी है तो उसको क्या कर दिया जाए, और ज़्यादा स्किल दिया जाए, उसके और ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई जाए, उसे और ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाए, उसके अपने इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षित करवाया जाए, या कि फिर उससे प्रशिक्षित उसको ट्रेन करने के लिए अलग अलग जगह पे भेजा जाए। जैसे हमारे देश में होता है, टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, जो अधिकारी होते हैं अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, और बीच बीच में उनका मिड टर्म में भी होती है, उनकी स्टार्टिंग से पहले होती है। तो इस प्रकार से उनको ट्रेनिंग दे करके क्या किया जाता है, उनको एक तरीके से ट्रेन करके उनकी स्किल को बढ़ाया जाता है, उनको विशिष्टीकरण के दौर पर लाया जाता है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी विशेषता है। तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, तो ये एक और आपकी विशेषता है। इसके अलावा था साधनों का अधिकतम उपयोग। फोर्थ नंबर, साधनों का अधिकतम उपयोग।
जो साधन है, साधनों का जो जो उसके पास साधन मतलब जो भी उसके पास संसाधन, जो भी उसके पास रिसोर्सेस, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। अब देखो साधन दो चीज होता है, एक साध्य होता है और एक साधन होता है और एक साध्य होता है। साधन मतलब जिनके माध्यम से आपको क्या साध्य की प्राप्ति कर सकते हो। जैसे अब आपको एक जगह जाना है, अब अगर आपको मैं से मान लो बाई चांस आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली आपके लिए क्या होगा, साध्य होगा, क्योंकि आपको दिल्ली के डेस्टिनेशन में पहुंचना है। साधन अब आपके लिए क्या होगा, ट्रेन होगी, ट्रेन के माध्यम से आप जाओगे ना, भाई पैदल तो नहीं जा सकते, और पैदल जाओगे भी तो कितने टाइम में पहुंचोगे, और पहुंचोगे भी तो बचोगे कि नहीं बचोगे, निपट लिए बीच में, है ना। भारत जोड़ो यात्रा में अब ऐसा थोड़ी आप कर पाओगे, वो अलग बात थी, उनकी अलग बात है। लेकिन अब आपके साथ इतने लोग तो जुड़ेंगे नहीं, और बीच में आपको इतना खाना पानी सब चीज़ों की व्यवस्था भी नहीं मिलेगी। तो अब आप जाओगे पैदल तो दिक्कत में आ जाओगे। तो आपको क्या चाहिए, आपको साधन चाहिए। साधन कहाँ तक आपको पहुँचने के लिए, साध्य तक पहुँचने के लिए, दिल्ली आपका साध्य। वैसे एग्जाम्पल में अपन बोलते हैं साधन क्या है आपका, आपकी मशीन हो गई, आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, वहाँ के लेबर हो गए, ये क्या है, ये साधन है। और साध्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में बढ़ोतरी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। तो ये बोला जा रहा है साधनों का अधिकतम उपयोग। आप वो जो मान लो जो टेक्नोलॉजी है, या कि वो जो वहाँ पे काम करने वाले, उन सब का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो, जिसके आधार पर क्या करोगे आप साध्य तक पहुँच सकते हो। साध्य क्या है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक क्या है, साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए। तो ये इसकी कुछ विशेषता है। 5th नंबर, अधिकार और दायित्व को सुनिश्चित करना। अधिकार और दायित्व को सुनिश्चित करना। फिर तो बोल रहा है अधिकार और दायित्व को सुनिश्चित करना। तो ये क्या है भैया, अधिकार और दायित्व? देखो, जब तक आप किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं दोगे तब तक वो कैसे उस काम को कर पाएगा। और दायित्व नहीं दोगे, दायित्व मतलब कि उसके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं दोगे कि भैया ये इतना काम तुम्हें करना है। जैसे होता है ना, टारगेट दे देना कि आप एमबीए कर रहे हो या कि कोई दूसरी, यानी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको एक टारगेट दे दिया जाएगा, आपको ये अधिकार दे दिया जाएगा कि भैया आपको इतना सेल्स करना है, ये आपका टारगेट है, ये आपका दायित्व है। और अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी छुट्टी। तो यही चीज़ें बोली जा रही कि अधिकार ज़्यादा देना, ज़्यादा दायित्व देना। अगर आपको अधिकार और दायित्व, देखो पहली बात तो अधिकार जब आपको मिलेगा तो आप ये भी हो सकता है कि आप अधिकार जब आपको ज़्यादा मिले तो आप वहाँ अपनी कनेक्टिविटी महसूस करो, आप अपने आप को उस कंपनी से, आप अपने आप को उस सरकार से, आप अपने आप को उस जगह से कनेक्ट महसूस करो कि भाई मेरे को ये अधिकार मिला हुआ, मतलब ये काम अब मेरा है, बिकॉज ऑफ मेरे पास अधिकार है। अब विदाउट अधिकार अगर आपको काम करो तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा और दायित्व को सुनिश्चित करना, ये भी क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता है। तो इतनी वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं हैं। 5 है पॉइंट, आप ये 5 पॉइंट को लिख लीजिए। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं। क्वेश्चन इन्हीं के अंदर घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन बनने का तरीका यही होता है, या कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देगा, या कि इसी के अंदर थोड़ा घुमा देगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो उसको लेकर के आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा इसको ढंग से पढ़िए। तो चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। अब इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत क्या है। सबसे पहले तो आता है 1st नंबर, कार्य संबंधी अनुमान का सिद्धांत। कार्य संबंधी अनुमान का सिद्धांत। कार्य संबंधी अनुमान यानी आप क्या करो कि कार्य संबंधी आप अनुमान पहले से लगा सको। अब ये पहले से लगाने का मतलब क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति, एक कर्मचारी किस प्रकार का काम कर सकता है, और अगर उस प्रकार का काम कर सकता है तो हम उसे उसी प्रकार का काम दें ना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई उसे कुछ भी काम दे रहे हैं। तो आप कार्य संबंधी अनुमान आप लगा सको कि एक व्यक्ति के अंदर कितनी उसके अंदर पोटेंशियल है, कितनी उसके अंदर क्षमताएं, उसकी पहचान कर लेना, ये वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो कार्य संबंधी अनुमान का सिद्धांत मतलब कि किसी कर्मचारी के अंदर की क्षमताओं के अनुसार उसे कार्य दिया जाए।
किसी कर्मचारी के अंदर की क्षमताओं के अनुसार उसे क्या किया जाए, उसे कार्य दिया जाए। तो ये होगा क्या, कार्य संबंधी अनुमान का सिद्धांत। इसके अलावा सेकंड नंबर आ जाएगा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। प्रयोग बहुत किए गए, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत आपको टेलर साहब देखने को मिलेंगे, और टेलर ने ना प्रयोग किया है। 3 टाइप के प्रयोग आपको देखने को मिलते हैं, समय अध्ययन, टाइम स्टडी, गति अध्ययन, मोशन स्टडी, तीसरा थकान अध्ययन, फटीग स्टडी। तो ये 3 प्रकार के आपको अध्ययन देखने को मिलते हैं, किसके अंदर, टेलर ने किए थे। सबसे पहले इन्होंने बोला समय अध्ययन, दूसरा इन्होंने बोला गति अध्ययन, तीसरा इन्होंने बोला थकान अध्ययन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि भैया ये जो प्रयोग किए थे वो किसने किए थे, पहला। इसके अलावा ये बोलेगा टेलर ने कौन कौन से प्रयोग किए थे, ये भी आ सकता है। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्रयोग अब देख लेते हैं समय अध्ययन क्या होता है। अब देखो समय अध्ययन क्या होता है कि एक व्यक्ति उस कार्य को करने में कितना समय लगा रहा है। सबसे पहले तो यही बात है ना कि क्या किया जाता है, टेलर के द्वारा क्या किया जा रहा था, टेलर के द्वारा किया जा रहा था कि भैया एक कार्य दे दिया जाता है, जैसे ये काम है, कोई भी कार्य है ना, कोई भी कार्य, इसको क्या कर दिया, इसको अलग अलग उपवर्गों में विभाजित कर दिया जाएगा, कार्य को उपवर्गों में विभाजित कर दिया जाएगा, सब वर्ग में विभाजित कर दिया जाएगा, और एक एक कर्मचारियों को लगा दिया जाएगा उस काम में। और यहां पे देखा जाएगा कि एक कर्मचारी उस काम को करने में कितना समय लगा रहा है, फिर दूसरा कर्म, यहाँ ए, बी और सी की कोई कार्य दे दिए गए, उस कार्य को क्या किया, अलग अलग डिवीजन कर दिए गए, अलग अलग भाग में उसे विभाजित किया गया, क्लासिफाइड कर दिए गए। फिर कुछ कर्मचारी को ले लिया, ए बी सी कर्मचारियों को ले लिया, और उसके आधार पर देखा गया कि भाई एक कर्मचारी उसको कार्य करने में कितना समय लगा रहा है। फिर देख रहा है बी कर्मचारी उस काम को करने में कितना समय लगा रहा है, फिर देख रहा है सी कर्मचारी उस काम को करने में कितना समय लगा रहा है। और ये जो कर्मचारी होंगे ये सारे के सारे एवरेज होने चाहिए। ये बोलता था कि सारे कर्मचारी कैसे होने चाहिए, एवरेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कर्मचारी बहुत ज्यादा फास्ट लर्नर है या कि बहुत ज्यादा योग्य और कोई कर्मचारी बिल्कुल ही अयोग्य। तो वो बोलते थे कि हमेशा कर्मचारी हमें कैसा तलाश करना है, हमें कर्मचारी एवरेज, जो औसतन है, मतलब जो ना बहुत फास्ट है और ना जो बहुत बिल्कुल स्लो है। तो औसतन व्यक्ति के ऊपर क्या करते हैं, ये प्रयोग करते थे कि भाई कोई काम है, ये ए व्यक्ति कितने जल्दी कर ले रहा है, दूसरा व्यक्ति कितने जल्दी, तीसरा व्यक्ति कितने जल्दी कर ले रहा है। और इस आधार पर वो क्या करते थे, इस आधार पर वो सबकी जो डाटा रहता था, डाटा का विश्लेषण करते थे, डाटा को एनालाइज करते थे कि भैया एक काम को करने में एक व्यक्ति ने कितना समय लगाया, दूसरे ने, तीसरे ने। तो इस तरीके से। और किसका ये प्रयोग करते थे, ये प्रयोग करते थे स्टॉप वॉच का। स्टॉप वॉच से क्या करते थे, स्टॉप वॉच से नोट करते रहते थे कि भैया ऐसे स्टॉप वॉच रख ली। और इनका एक सिद्धांत था कि भाई जब, यानी ये रही करता रहा कि मैं स्टॉप वॉच का तब प्रयोग करूंगा सामने वाले को पता ना चले कि उनको कोई देख रहा है, उनको कोई मॉनिटर कर रहा है। ऐसे होता है ना कि आपका असेसमेंट तभी जो होता है कि आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और बोल दिया जाए कि अब आपको जो करना है वो करिए, लेकिन ये आपको ये पता ना हो कि कोई आपको देख भी रहा है बाहर से, कोई आपको असेस भी कर रहा है कि आपको कोई बाहर से असेसमेंट कर रहा है, आपको ये पता नहीं है। तो उस आधार पे आप क्या करते हो, जो भी आपको मन करता है करते हो। लेकिन जो योग्य व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उस टाइम पे भी अपना काम कर रहा होता है। और यही चीज क्या होती है, यही चीज प्रयोग होता है, जिस आधार पे देखा जाता है कि आप उस टाइम पे क्या काम कर रहे हो। और ये देखा जाता है कि भैया सारे कर्मचारी को देख रहे हैं, स्टॉप वॉच से लुक करके देख रहे हैं, पेड़ के पीछे छिप करके देख रहे हैं, पत्थर में लुक करके देख रहे हैं, और पता नहीं चल रहा है। और उसके आधार पर देख रहे हैं कि एक काम को यानी कितना कितना समय लगाया जा रहा है। उस आधार पे वो पता कर पा रहे हैं कि भैया एक व्यक्ति जो है कितना टाइम ले रहा है। ये हो जाता है उनका समय अध्ययन। यही बोलते हैं गति अध्ययन। गति अध्ययन के आधार पर वो देखते हैं कि भैया अलग अलग काम करने में कितना गति लग रही है। यानी जैसे मशीन है, मशीन को खोलने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे
कोई दीवार, ये एक दीवार बनाई जा रही है, मान लीजिए जैसे यहाँ कोई दीवार है तो दीवार बनाई जा रही, तो उसमें क्या किया जा रहा है, ईंट को जोड़ा जा रहा है। तो ईंट को उठाने में कितना टाइम लग रहा है और फिर उसको रखने में कितना टाइम लग रहा है, तो उस आधार पर फिर वो देखेगा कि भैया चूंकि ईंट को इतना झुकने में क्या ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ एक बेस बना देगा, कुछ बेस बना देगा ताकि ईंट के लिए झुकना बहुत ज़्यादा नीचे ना पड़े, वहीं से एक ईंट उठा करके आप पूरा पूरा काम कर दो। फिर उसको ये भी लगेगा चूंकि ये खुद झुक रहा है इसलिए इसका ये पूरा टाइम लग रहा है, तो किसी एक दूसरे कर्मचारी को लगा दो ताकि ये ईंट को उठा करके आसानी से दे सके। तो इस आधार पर क्या किया जा रहा है, गति अध्ययन देखा जा रहा है कि भैया एक मशीन है, मशीन के पुर्जे को सेट करने में कितना टाइम लग रहा है, मशीन को खिसकाने में कितना टाइम लग रहा है, और कैसे आखिरकार एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी में अंतर दिख रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये गति अध्ययन हो जा रहा है। और वही थकान अध्ययन की क्या बात की जा रही है, थकान अध्ययन में ये देखा जा रहा है कि भाई वो काम करते समय एक व्यक्ति कितनी जल्दी थक जा रहा है और जो औसतन एक व्यक्ति को कितने टाइम तक वो क्या कर रहा है, वो काम कर पा रहे हैं। क्योंकि थकान हम सब क्या है, मानव, जैसे आप भी पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, मैं भी कभी कभार पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ, है ना। तो इससे क्या होता है, तो थकान अध्ययन करना मतलब कि ये देखना कि भाई एक व्यक्ति को काम करने के बीच में कब उसको अवकाश की जरूरत है, कब उसको छुट्टी की जरूरत है, उसको हफ्ते में कितने दिन की छुट्टी जरूरत है कि भाई हफ्ते में एक दिन की उसको छुट्टी दे दो ताकि उसको ये लगे कि भाई एक दिन में अपना पूरा काम कर सकता है, निपटा सकता है, मोटिवेशन उसका बना रहे। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इस तरीके से थकान अध्ययन किया जाता है। आई होप आप यहाँ तक क्लियर है। तो थकान अध्ययन की बात की जा रही है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका प्रयोग के अंदर, तो क्लियर है ना। चलिए थर्ड अपन देखते हैं। थर्ड बोला जा रहा है वैज्ञानिक का, नहीं श्रमिक का, वैज्ञानिक कहाँ से आ गया, श्रमिक का वैज्ञानिक चुनाव एवं प्रशिक्षण। वही बोला जा रहा है कि श्रमिक का क्या करना है, वैज्ञानिक चुनाव करना और प्रशिक्षण करना। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, श्रमिक का वैज्ञानिक चुनाव यानी इस प्रकार से चुनाव नहीं होना चाहिए कि भाई वो मेरे ज़्यादा करीब है, वो मेरा रिश्तेदार है, भाई भतीजावाद वाली नीति या कि परिवारवाद वाली नीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस प्रकार की नीति आप अपनाओगे तो भाई जैसे होता है ना कि भाई परिवारवाद, कि भाई मेरे चाचा का लड़का है, मेरे मामा का लड़का है, मैं दूर का रिश्तेदारी, इसको मैं काम दे दूं, तो इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेट तो प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा ना। ये बोल दिया परिवारवाद कि भैया उसके बाद मेरा बेटा ही आगे बढ़ रहा है, उसके बाद वो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो, प्रोडक्शन के ऊपर आ, जिसके अंदर योग्यता है केवल उसी का चुनाव हो ना। वैज्ञानिक चुनाव का मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक चुनाव के अंतर्गत भाई एक कर्मचारी जो है उस काम को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी योग्यताएं क्या है और उसकी मर्जी क्या है। भाई किसी की मर्जी के बिना तो आप उससे काम नहीं करवा सकते ना। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि वैज्ञानिक चुनाव के अंतर्गत किया जाता है कि श्रमिक की क्षमता, कार्य कुशलता, योग्यता व उसकी इच्छा आधारित होना चाहिए। भाई भतीजावाद व परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो ये बोला गया वैज्ञानिक चुनाव। अब प्रशिक्षण का क्या मतलब, प्रशिक्षण का मतलब होता है उसको ट्रेंड करना। किसी भी कर्मचारी को आप अगर नियुक्त कर रहे हो तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। जैसे होता है ना कि अगर आप किसी भी कहीं पे भी जाओ, अब तो अप्रेंटिस भी होता है। अप्रेंटिस में क्या किया जाता है भाई, अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिया, कि कोई इंजीनियरिंग कर लिया, कोई डिप्लोमा कर लिया, कुछ भी कर लिया, ITI कर लिया, तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप होती है उसको, कि भाई वो कहीं जा करके वो काम कर सकता है और वो सीख सकता है, साल भर का 2 साल का जितने भी समय का होता है अप्रेंटिस करे, और फिर उसके बाद क्या करे, वहाँ पर वो काम करता रहे। तो इस आधार पर उसको योग्यता मिल जाती है, तो उसकी ट्रेनिंग कराई जाती। इसमें ट्रेनिंग 2 तरीके से हो सकती, या कि जिस कंपनी में उसका हुआ है वहीं कोई सीनियर जो व्यक्ति होगा, जो सीनियर अधिकारी होगा, उसी के अंडर में उसको रख दिया जाएगा कि भाई तुम ही सिखाओ। या कि फिर ये कर दिया जाएगा कि कहीं बाहर अदर इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाए, कोई दूसरी संस्था में भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अच्छे ट्रेनर है कि आप जाइए वहाँ पर सीख करके आइए, और ऐसे करके वो ट्रेन करवा दे। और ऐसी अवस्था में क्या करा जाएगा, जब भी इस तरीके से कुछ भी पैसा खर्चा किया जाएगा तो कंपनी चाहेगी ना कि वो व्यक्ति वहाँ पे बहुत लंबे समय तक रुके,
और जब वो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक रुकेगा तो क्या कराया जाएगा, उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा। जो अभी कंपनियां करती है कि किसी भी कोई वो चुनाव करते हैं तो क्या उससे बॉन्ड भरवाती है कि भैया 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक आपको हमारे कंपनी में जुड़े ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से हमने आपको ट्रेनिंग दे दी, यहाँ से आप सीख लिए और उसके बाद आप किसी दूसरी जगह आप चल दो, ये नहीं। आपको 5 साल तक आपको रुकना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ हमने आपके ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया है। वो जितना भी इन्वेस्टमेंट है अगर हमारे प्रॉफिट में नहीं आ रहा है तो फिर हम इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हैं। तो इस आधार पर कंपनी क्या करती है, बॉन्ड भी भरवाती है। तो ये हो गए श्रमिक का वैज्ञानिक चुनाव एवं प्रशिक्षण। देखिए इसके अलावा फोर्थ नंबर अगर मैं बात करूं तो सामग्री का वैज्ञानिक परीक्षण। सामग्री का वैज्ञानिक चयन या परीक्षण, जो भी आप लिखना चाहें तो ये भी हो जाता है। सामग्री का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। अब देखो रॉ मटेरियल, अब अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, तो इसके लिए आवश्यक है ना कि आप रॉ मटेरियल भी क्या करो, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल लगाओ। अगर आप ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल नहीं लगाओगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं कपड़ा उद्योग लगा लेता हूँ, मैं कपड़ा का एक उद्योग लगा लेता हूं, तो उसके लिए आवश्यक क्या है, उसके लिए आपके लिए रॉ मटेरियल आवश्यक है कि भाई कॉटन आपको अच्छा मिलना चाहिए, आपके पास सिल्क अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब की गुणवत्ता, अगर ये सब की क्वालिटी खराब है तो आपका उद्योग क्या है, कभी चलेगा कि नहीं चलेगा। उसी आधार पर अगर बोला जाए कि कोई, जैसे ये एग्जाम्पल, ये जैसे मोबाइल है, भाई अगर मैं मोबाइल की फैक्ट्री लगा लूँ तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि भाई इसका जो रॉ मटेरियल वो मेरे पास अवेलेबल रहे। रॉ मटेरियल मतलब क्या है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अवेलेबल रहे। अब अगर उसका प्रोडक्शन अगर मैं ही कर ले रहा हूँ तो और ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ तो भाई बाज़ार में किसी आसपास की जगह पर ही मिल जाए और ज़्यादा चीप, ज़्यादा महंगा भी ना मिले और ज़्यादा उसकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। या कि फिर अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करूँगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या होगा, महंगा होगा। तो इस आधार पर क्या होगा, इस आधार पर उसके उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ अब आपके पास पूंजी एक लिमिटेड है। तो कच्चा माल जो आपका सामग्री है, सामग्री का भी वैज्ञानिक चयन करना चाहिए आपको, तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो सामग्री हो गए। इसके अलावा 5th नंबर उपकरण का, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनका भी वैज्ञानिक चयन किया जाए। उपकरण, यंत्र, है ना, यंत्र हो गए उपकरण। जैसे कि भाई कोई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको R&D के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, मशीनों के ऊपर आपको करना पड़ेगा। कोई मशीन है जो बहुत पुरानी हो गई, तो मशीन अगर पुरानी हो गई तो क्या हो गई, प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, तो आपको नई मशीनें चाहिए। और नई मशीनों के लिए क्या करना चाहिए, आपको वैज्ञानिक परीक्षण तो आपको करना पड़ेगा ना कि भाई कौन सी मशीन से कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएगी, सब वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत आती है। तो उपकरण का वैज्ञानिक परीक्षण। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण आता है, चलिए यहीं कर देते हैं, जो कारखाने हैं, कारखाने का वातावरण। कारखाने का वातावरण कैसे होना चाहिए, कारखाने का वातावरण ऐसे होना चाहिए कि स्वास्थ्य यानी आपकी हेल्थ के ऊपर वो गलत प्रभाव ना डाले। जैसे अब गर्मी का सीजन, जैसे अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, तो गर्मी के सीजन में जरूर रहेगा कि भाई फैन हो, हवा होनी चाहिए। और हवा के कारण भाई अगर वीडियो खराब हो रही तो हवा नहीं, एसी चाहिए फिर आपको। तो इस आधार पे क्या चाहिए, ताकि आपका काम प्रभावित ना हो, ताकि आपका प्रोडक्शन प्रभावित ना हो। जैसे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या चाहिए मेरे को यहाँ का वातावरण अच्छा चाहिए ना। तो इसी आधार पर कि भाई ठंडी के टाइम पे आपको गर्मी के लिए कुछ चाहिए कि कुछ ऐसा आपके पास साधन हो जिससे गर्मी बढ़ सके, या कि गर्मी के टाइम पे कुछ ऐसा हो जिससे आपकी ठंडी हो सके।
और इसके अलावा वातावरण कैसा होना चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए, लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। जैसे अगर महिलाएं कोई काम कर रही हैं तो महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं होना चाहिए, उनका हरासमेंट नहीं होना चाहिए, उनको इस तरीके से टॉर्चर आप ना करो, वेतन आपको ज़्यादा अच्छी मिलनी चाहिए। इसके अलावा आपको प्रमोशन टाइम से मिलना चाहिए, आपको छुट्टी टाइम पे मिलनी चाहिए, मालिक और आपके बीच जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए, यूनियन का गठन रहना चाहिए। तो इस आधार पे क्या कहा जा सकता है, वातावरण वहाँ का बेहतर होना चाहिए। अगर वातावरण ही अगर खराब है, कहीं का अगर एनवायरनमेंट ही खराब है, जैसे ये कोचिंग है ना, ये कोचिंग में अगर जैसे जो ऑफलाइन आते, अगर यहाँ का मैनेजमेंट ही खराब है, यहाँ का कोई टीचर अगर ऐसा है जो लड़कियों के साथ क्या कर रहा है, थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, या कि मिसबिहेव भी नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा इधर उधर है, उलझुल हरकतें कर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, लड़की अपने आप को यहाँ अनसेफ फील करेगी, तो उसके आधार पर क्या होगा, वो नहीं आएंगे। अल्टीमेट आपका प्रोडक्शन प्रभावित होगा ना, आपकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। गुणवत्ता कैसे प्रभावित होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाना चाहते हो, वो आप नहीं कर पाओगे। तो उस आधार पर क्या करना चाहिए, वातावरण आपका स्वास्थ्यप्रद रहे, हेल्थी वातावरण, हेल्थी इन्वायरमेंट रहे, और हेल्थी इन्वायरमेंट ही आपके प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। और यही वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आप क्या करो, एनवायरनमेंट दो, ताकि सामने वाला खुद से ही संतुष्ट रहे, सेटिस्फाइड रहे, और आपके लिए और बेहतर तरीके से काम करे। तो ये होगा कारखाने का वातावरण। तो ये एक और सिद्धांत। इसके अलावा एक और आ जाता है 7वां नंबर, प्रेरणात्मक मजदूरी। प्रेरणात्मक मजदूरी, देखो ऐसी आपको वेजेस मिले, ऐसी आपको मजदूरी मिले जो कैसी होनी चाहिए, प्रेरणात्मक हो, जो आपको काम करने के लिए क्या करे, काम करने के लिए आपको आगे बढ़ाए, आपको मोटिवेट करे। देखो मानव क्या है, मानव तो आर्थिक मानव है, ऐसा बोला जाता है कि मानव क्या है, इकोनॉमिक ह्यूमन है, और उसकी पूरी जरूरत है। उसकी जरूरत क्या है, पेट। सबसे पहले भैया अगर उसका पेट अच्छे से नहीं भरेगा तो कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि उसके पास अच्छा वेजेस हो। फिर उसके बाद मानव क्या चाहता है, सम्मान चाहता है, और सम्मान के लिए क्या करना पड़ेगा, सम्मान के लिए ढंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छा घर होना चाहिए आपके पास, अच्छी बीवी होनी चाहिए। अब बीवी तो जैसी भी है ठीक है, मान लो अगर अच्छी नहीं तो उस ब्यूटी पार्लर जाए, अच्छी हो जाए, ऐसा बोला जा सकता है। अगर मैं ही अच्छा नहीं हूं तो मैं ही जाऊं, और उसको वो जाने के लिए भी क्या चाहिए, आपको पैसे चाहिए, मजदूरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे अच्छी मजदूरी ना मिले, अच्छा वेजेस ना मिले, तो मैं क्या आपको पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। बिकॉज अब क्या है कि भाई मेरे को भी तो अपना घर चलाना है, मेरे को भी तो भाई अपना थोड़ा मैनेज करना है। तो उस आधार पर क्या किया जाता है, प्रेरणात्मक मजदूरी दी जाती है कि अगर प्रेरणात्मक मजदूरी नहीं है तो भैया आप कैसे काम करोगे। तो काम करने के लिए आवश्यक क्या है कि आपका काम करने के लिए क्या रहे, थोड़ा सा मोटिवेशन आपका बना रहे। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए, कुछ 8 सिद्धांत अगर आप पढ़ लो तो इतने में आपका काम बन जाएगा। और अगर आपको और लिखना है तो नॉर्मल लिख लो, क्रियात्मक संगठन, 9वां नंबर आ जाए क्रियात्मक संगठन। लेकिन इसके ऊपर उतनी ही बात करनी है, हम पहले उतनी ही बात कर लिए जितनी इसमें हम बात कर सकते थे। तो आप पॉइंट लिख लो अगर लिखना है, अदरवाइज सब इसके बाद जितने पॉइंट आएंगे वो रिपीटेशन रहेंगे, और रिपीटेशन का कोई मतलब है नहीं। तो इसको रिवाइज कर लो अगर करना है तो। भाई पहला है कर्म कार्य संबंधी अनुमान का सिद्धांत, सेकंड है श्रमिक का वैज्ञानिक चुनाव और प्रशिक्षण करना, 3rd नंबर आ जाएगा, अच्छा 2nd गायब है, चलो सामग्री का वैज्ञानिक चयन करना, उपकरण का वैज्ञानिक चयन करना, कारखाने का वातावरण स्वास्थ्यप्रद बनाए रखना, इसके अलावा प्रेरणात्मक मजदूरी और क्रियात्मक संगठन। तो इतनी सारी चीज़ें, और इसके बाद बीच में कच्चे माल वाला भी था ना, ठीक। तो इतनी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत अपन पढ़ लिए, तो ये क्लास में अपन ये पढ़ लिए। अब अगली क्लास से अपन टेलर के बारे में शुरू करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन के जो मुख्य हैं टेलर, उनके बारे में जानेंगे, फिर हेनरी फेयोल के बारे में जानेंगे, फिर मैरी पार्केट के बारे में जानेंगे, 2-3 थिंकर्स के बारे में जानेंगे, और आपका वैज्ञानिक प्रबंधन टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो मान लीजिए जिस दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही, जिस दिन नहीं आ पा रही, उस दिन का कुछ रीज़न ये हो जाता है कि टेक्निकल इशू आ जाए, कुछ दूसरी चीज़ें हो जाए, जिसके कारण थोड़ा बीच बीच में लैप्स हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि ये टेक्निकल जो ग्लिचेस है उसको थोड़ा सा दूर करें। बीच में क्या है, कुछ थोड़ा बिजी शेड्यूल भी हो जाता है, जिस कारण कुछ चीज़ें नहीं कर पाते इंसान। तो थोड़ा फैमिली इशूज़, फिर ये शादी माहौल वाला चल रहा है, कहीं किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, जिसके कारण नहीं हो पाती कुछ चीज़ें, लेकिन उसको अपन धीरे धीरे रिजॉल्व करते हैं। तो आप सब लोग जुड़े रहिए। और जो भाई क्या इसके बाद बोले, भाई अगर
नहीं सब्सक्राइब करें तो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और भाई कमेंट भी करिए अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, भाई अच्छा वाला नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कुछ और इन्फॉर्मेशन और बेहतर की जा सकती है तो वो आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज ये वेरी नाइस की तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है ना, जो 2-4 होते भी है उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसकी है कि कौन सी चीज़ें और दे दी जाए ताकि आपका और ज़्यादा बेहतर हो जाए और ज़्यादा आप प्रोडक्टिव वर्क कर लो, तो उसमें आप कुछ कमेंट्स कर सकते हो तो कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि जिन लोगों के पास नहीं उन लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुंच सके, अगर उनके काम किए तो वो भी देख सके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, चलिए तो फिर मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।